नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पहले शरद पवार ने सवाल उठाए थे, हंसी उड़ाई थी उद्धव ठाकरे की, और अब उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे ने, जो कि एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं, मुलाकात की है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से। और इस मुलाकात के बाद तमाम लोग कयास लगा रहे हैं कि इस मुलाकात की असली वजह क्या है। हालांकि राज ठाकरे ने बाहर आकर यह कहा कि हमने बिजली के मुद्दे पर राज्यपाल से बात की है और ये कहा है कि वो मुख्यमंत्री को निर्देश दें बिजली के बिल कम किए जाएं। इसके अलावा दूसरे मुद्दों पर भी बात हुई है। मैं शरद पवार से भी मिलूंगा और मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा। लेकिन इस मुलाकात के पीछे जो राजनीतिक पंडित हैं, जो विश्लेषक हैं, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राज्यपाल से शिकायत की है राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे की, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं उसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में एक तो कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ बिजली के बिल बढ़ाकर और दूसरी ऐसी समस्याएं देकर उद्धव ठाकरे की सरकार लोगों का जीना मुहाल कर रही है। उद्धव ठाकरे की सरकार किस तरीके से चल रही है ये मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों से बेहतर कौन जानता है। वहां तानाशाही का एक उग्रतम और भयानकतम रूप चल रहा है जिसको पसोठावाद कहते हैं, और इस पसोठावाद का भी विरोध राज ठाकरे ने राज्यपाल से मिलकर किया है। राज्यपाल से मिलकर राज ठाकरे ने कहा है कि इस तरीके से मनमानी करने की छूट इस तीन पार्टियों के गठबंधन को नहीं दी जानी चाहिए। राज्यपाल को अपनी पावर इस्तेमाल करके उसका संदेश मुख्यमंत्री को दे देना चाहिए। यानी कि यहां पर उद्धव ठाकरे को उनके चचेरे भाई राज ठाकरे ही अब आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बात के बाद में महाराष्ट्र की शिवसेना में खलबली मच गई है। दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस भी तमाम कयास लगाती हुई दिखाई दे रही है कि इस मुलाकात के पीछे की असली वजह क्या थी, क्यों मुलाकात करने को मजबूर हुए राज ठाकरे राज्यपाल से, और इस मुलाकात के बाद राज्यपाल क्या अगला कदम लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है, और उन सब के ऊपर में पहले महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता नहीं था, लेकिन अब वो खुलेआम अपने आप को 25 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहा है। वो खुलेआम कहता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना अपने दम पर सरकार बनाएगी, और इसकी हंसी कोई और नहीं बल्कि उसका ही गठबंधन का सहयोगी शरद पवार उड़ाता है। तब इससे ज़्यादा शर्मनाक बात शिवसेना के लिए क्या हो सकती है। दूसरी तरफ शिवसेना जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे से बिल्कुल हट चुकी है, सेकुलर हो चुकी है। हालांकि ऐसा सवाल जब राज्यपाल ने उठाया था तो इसकी आलोचना शरद पवार और उद्धव ठाकरे की तरफ से भी की गई थी, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो पूरी तरीके से सेकुलर और तुष्टिकरणवादी हो चुकी है। इसका नज़ारा तब भी देखने को मिला जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का पोस्टर सड़कों पर लगाया गया और उसके ऊपर गाड़ियां चलाई गई, उनका चेहरे के ऊपर कालिख पोती गई। ऐसा भारत में हो रहा है जिसका फ्रांस की घटना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत में और खासकर मुंबई में रहने वाले मुस्लिम इस तरीके की हरकत करेंगे, इसको लेकर भी लोग सोच रहे हैं कि जो शिवसेना कभी पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच का विरोध करने के लिए पिच खुदवा दिया करती थी, वही शिवसेना अब इस तरीके के मौके उपलब्ध करा रही है कि एक मित्र राष्ट्र के राष्ट्रपति का अपमान सरेआम किया जाए। हालांकि इस तरीके का प्रदर्शन मध्य प्रदेश में भी हुआ, पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक्शन लेते हुए 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ हो पाएगा इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस के इशारों पर उद्धव ठाकरे नाच रहे हैं और पसोठावाद का अत्याचार एक तानाशाही लोगों पर थोप रहे हैं, लोगों को निशाना बनाया जाता है, लोगों को पिटवाया जाता है, महिलाओं के ऑफिसों पर तोड़फोड़ की जाती है, और उस तोड़फोड़ का बचाव करने के लिए कोर्ट के अंदर लाखों रुपए करोड़ों रुपए बहा दिए जाते हैं जिससे सरकार की इज्जत को बचाया जा सके। और बाद में फिर एक चैनल के खिलाफ पुलिस का कमिश्नर जिस तरीके से पर्सनल दुश्मनी निभाते हुए झूठी एफआईआर का हवाला देते हुए उस चैनल को फंसाने की बात करता है, लेकिन जो असली एफआईआर में दोषी हैं उन लोगों को निर्लज्जता पूर्वक क्लीन चिट दे दी जाती है। उससे पहले तमाम घोटालों में लिप्त रहे एनसीपी के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को क्लीन चिट दी जाती है सिंचाई घोटाले में और कॉर्पोरेट बैंक घोटाले
मंत्रालय में, ये भी एक सोची समझी साजिश है, भ्रष्टाचारियों को बचाने का एक तरीका है। और जैसा कि जब ये महाविकास अघाड़ी, जो कि वास्तव में महाविनाश अघाड़ी है और पसुठाबाद का वाहक है, इसका निर्माण हुआ था, इसकी सरकार बनी थी, तभी हमने आपको बताया था कि ये तीनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ लूट के लिए एक साथ आई है। और इन तीनों पार्टियों में इस बात की होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज़्यादा लूट करता है, कौन सबसे ज़्यादा घोटालों के माध्यम से पैसा कमाता है। और इसका नतीजा देखने को भी मिल रहा है। और शुरुआत में भी जिस तरीके से 1 महीने तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया था, क्योंकि तीनों पार्टियां बड़े बड़े मलाईदार पदों को चाहती थी, मलाईदार मंत्रालय चाहती थी, जिसको लेकर लड़ाई चल रही थी। बाद में किसी तरीके से मामला निपटा और तीनों के बंटवारे हो गए। लेकिन जिस तरीके से अब महाराष्ट्र में एक अलग तरीके की अराजकता चल रही है, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों के हित की बजाय उन लोगों का हित किया जा रहा है जो लूटने खसोटने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अपने ही घर में मस्त है, वो बाहर निकलने को राजी नहीं है। और इसकी आलोचना उसकी पार्टी के अलावा उसके जो सहयोगी हैं वो भी कर चुके हैं। शरद पवार की तरफ से भी इस पर सवाल उठाया गया था, कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाया गया था। और भारतीय जनता पार्टी, जो कि विपक्षी दल है, वो तो पहले से ही रोज रोज कहती है कि इस तरीके से सरकारें नहीं चलती हैं। मुख्यमंत्री अपने मातोश्री में कैद होकर रह गया है, वो बाहर निकलने में शर्माता है। और शर्माने वाले मुख्यमंत्री के राज में जनता का क्या हाल होता है, ये अच्छी तरीके से महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र, जो कभी देश का एक समृद्ध राज्य कहा जाता था, आज उस महाराष्ट्र पर लोगों के जो सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ये कहता है कि जीएसटी का हमारा हिस्सा दिया जाएगा तो हम लोगों का भला कर पाएंगे। वो मुख्यमंत्री कहता है कि बीएमसी के पास पैसे नहीं है, जिससे कि वो तमाम जो अवैध निर्माण है, खासकर आतंकवादी दाऊद जैसे लोगों के जो अवैध निर्माण है उनको गिरा सके। दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र का स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसको पैसे देने से मना कर दिया जाता है, वो पैसे की तंगी झेलता है। और उसके बारे में ये कह दिया जाता है कि केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, इसलिए हम पैसा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए, देश विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने के लिए और अपनी कैंपेनिंग करने के लिए पीआर एजेंसियों के ऊपर जिस तरीके से करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है और वकीलों पर पानी की तरह करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और बिजली बिल बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ने की जो कोशिश की थी, जनता के घरों में अंधेरा करने की जो कोशिश की थी, उसको लेकर पहले भी राज ठाकरे ने सवाल उठाए थे। और अब राज ठाकरे द्वारा राज्यपाल से मिलने की जो घटना है, उससे उद्धव ठाकरे की नींद उड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे को यह भनक लग रही है कि कहीं राज ठाकरे उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़कर राज्यपाल से तो नहीं मिले हैं, क्या उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की सुगबुगाहट चल रही है। और ऐसा लग रहा है कि राज ठाकरे शिवसेना के तमाम जो पुराने नेता हैं, जो कि इस समय विधायक भी हैं, उनसे संपर्क में हैं। और हो सकता है वो शिवसेना में बड़ी बगावत की कोई योजना पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात को लेकर चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो और शिवसेना हो, तीनों ही पार्टियों में एक खलबली देखने को मिल रही है। जिस तरीके की बातें राज ठाकरे ने बाहर आकर कही हैं, वो भी ऐसा लगता है कि वो सोची समझी रणनीति के तहत पूरी बात को नहीं बता रहे हैं और सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने राज्यपाल से कहा है कि वो एक्शन ले और अपने एक्शन के बारे में मुख्यमंत्री को निर्देश दें। जिस तरीके से पुरानी जो घटनाएं हुई हैं उन पर राज ठाकरे की चुप्पी भी सवाल उठाती है, क्योंकि राज ठाकरे इतने चुप नहीं रहते हैं, वो हर तरीके की बात पर अपना जवाब देते हैं। लेकिन अभी वो जिस तरीके से चुप हैं, ऐसा लगता है कि ये तूफान के आने से पहले की खामोशी है और तूफान किस तरीके से कैसे आएगा, इसकी कल्पना अभी करना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। क्योंकि शिवसेना में ज़्यादातर जो विधायक हैं उद्धव ठाकरे से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे द्वारा हिंदुत्व के मामले को छोड़ देने की बात करना या हिंदुत्व की हंसी उड़ाना, पूजा अर्चना पर सवाल खड़े करना और बाद में मंदिरों को न खोलना, ये शिवसेना के तमाम पुराने विधायकों को बहुत ज़्यादा खटक रहा है। उन्हें ये लगता है कि उनका जो कोर वोटर है वो इससे नाराज हो जाएगा और शिवसेना के टिकट पर उनका जीतना मुश्किल हो जाएगा। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनकी खुद की कुर्सी बची रहे, उनकी विधायकी बची रहे। उन्हें शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मंत्री या मुख्यमंत्री होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही वजह है कि सुगबुगाहट तेज हो गई है राज ठाकरे की राज्यपाल से मुलाकात को लेकर। राज ठाकरे कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो किस तरीके से खेल रहे हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो सब परिवार मिले हैं, अपने बेटे को भी साथ ले गए
और बाहर आकर उन्होंने कोई भी जल्दबाजी न दिखाते हुए एक दूसरी बात कह दी कि वो राज्यपाल से दूसरे मामले में मिले हैं। लेकिन उन्होंने ये कहकर चौंका दिया कि वो शरद पवार से भी मिलेंगे और बाद में जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, यानी कि जो उनका चचेरा भाई है उससे वो सबसे आखिर में मिलने की बात कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के मन में, यही सवाल उठ रहा है उन लोगों के मन में जो महाराष्ट्र की राजनीति को नजदीक से देखते हैं। ऐसा लगता है कि राज ठाकरे किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं और अगर राज ठाकरे महाराष्ट्र में शिवसेना के आधे विधायकों को तोड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, उद्धव ठाकरे की सरकार संकट में आ जाएगी और उस स्थिति में राज्यपाल क्या करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। पर इतना निश्चित है कि अगर ऐसा होता है तब शिवसेना की ये जो सरकार चल रही है महाविकास आघाड़ी के नाम पर महाविनाश करने की जो योजना चल रही है या फिर नाजीवाद फांसीवाद से भयंकर और भयानक जो तानाशाही है पसोठावाद की वो चलाने की बात चल रही है, जिसमें पवार सोनिया ठाकरे बात चलता है और यहाँ पर किसी को भी बोलने की आज़ादी नहीं है, कोई भी मौलिक अधिकार उसके सुरक्षित नहीं है। प्रेस हो या सामान्य व्यक्ति, आदमी हो या औरत, सबके ऊपर पसोठावाद का डंडा चलता है और कोर्ट भी इस पूरे मामले में चुप्पी साध लेता है। पुलिस जिस तरीके से झूठ और प्रपंच का खेल करती है, पसोठावाद की यही पहचान है जिस पर अब लोग सोचने लगे हैं और लोगों को राज ठाकरे से कुछ उम्मीदें भी जगी हैं कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें पसोठावाद के भयानक आतंक से मुक्ति मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।